नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिलखुश सुथार और आप देख रहे हैं दिलखुश लाइंस यूट्यूब चैनल। आज की इस मैराथन क्लास में हम कवर करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सबसे ज़रूरी और एग्जाम वाले प्रश्न उत्तर। यह क्लास आपके पूरे सिलेबस को आसान भाषा में एक जगह बिना रुक के समझाएगी, ताकि आप एग्ज़ाम में 100 में से 100 लाने का टारगेट पूरा कर सको। तो चलिए बिना टाइम खराब किए सीधे पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और पूरा फोकस रखो। लेट्स बिगिन। और हाँ दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि इस क्लास के अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे मॉड्यूल पेपर आपको यूट्यूब पर मिल रहे होंगे, लेकिन और जानकारी के लिए बता दूँ, वो सारे फेंक है मॉडल पेपर जिसे आप मान सकते हो, प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन इस क्लास में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसके अलावा आपको बाहर से संजीव से किताब से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 100% गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ कि यहीं से ये प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कल एग्ज़ाम में आएंगे और 100% गारंटी के साथ आएंगे। नहीं आए तो आपके मन में जो गाली आए वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और आप पेपर होने के बाद मिलान कर लेना इस वीडियो से कि कितने प्रश्न आए कि नहीं आए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें से 1-2 नंबर वाले प्रश्न बनते हैं। राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है? तो चलिए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार लगभग पूछा जाता है। स्वतंत्रता के बाद देश को राजनीति, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत और एकजुट बनाने की प्रक्रिया राष्ट्र निर्माण कहलाती है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत के सामने सबसे पहली चुनौती क्या थी? देश की एकता और अखंडता बनाए रखना भारत के सामने सबसे पहली चुनौती थी। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? शरणार्थी संकट, दंगे और रियासतों का एकीकरण। ये विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या थी। कौन से, आगे हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, कौन से 3 बड़े नेता रियासतों के विलय में सक्रिय थे? सरदार पटेल, वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। हैदराबाद का विलय किस ऑपरेशन से हुआ? तो ऑपरेशन पोलो से हुआ। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत का शासन तंत्र किस प्रकार का है? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक है। कौन सी संस्था 5 वर्षीय योजनाएं बनाती हैं? योजना आयोग बनाती हैं, 1950 में बनाया गया। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो पहला हम पढ़ते हैं। राजस्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा था? संविधान सभा के क्या थे वो? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सही है या गलत? सही है। रियासतों की संख्या थी 562। कश्मीर ने भारत में विलय किया, ये क्या है? तो ये यंत्रणा पत्र है। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां लिखिए। तो भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी। देश को एकजुट करना, सांप्रदायिकता और विभाजन का समाधान, लोकतंत्र और विकास को स्थापित करना। नंबर 2 पर अपना क्वेश्चन है, रियासतों के एकीकरण की आवश्यकता क्यों थी?
देश की एकता के लिए, अलग अलग शासन खत्म करने के लिए, रियासतों में कानून का करण, राजनीतिक स्थिरता हेतु। इन कारणों से रियासतों के एकीकरण की आवश्यकता थी। तो इसी का अगला प्रश्न है, शरणार्थी समस्या क्या थी? तो विभाजन में लगभग 80 लाख लोग भारत आए। उनके लिए भोजन, घर, सुरक्षा और रोजगार देना एक बड़ी चुनौती थी। कश्मीर समस्या का संक्षिप्त वर्णन, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है, कश्मीर के राजा हर सिंह ने विलय में देर की। पाकिस्तानी काबिली आक्रमण के बाद उन्होंने भारत में मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए। तभी कश्मीर भारत में शामिल हुआ। ये सभी जो प्रश्न दिए गए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट करते जाना या पढ़ते जाना। इनको सरल भाषा में लिखा हुआ है, वैसे तो आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा। एग्ज़ाम पास में है तो मेरे अंदाज से तो पढ़ना ही ठीक रहेगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत को आज़ादी के समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो विभाजन और सांप्रदायिक दंगे, करोड़ों लोग प्रभावित हुए। शरणार्थी समस्या, लाखों विस्थापित लोगों को बसाना पड़ा। रियासतों का विलय, 562 रियासतों को भारत में शामिल कर एक राष्ट्र बनाना। आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी, उद्योगों की कमी। लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, नए संविधान, चुनाव और संस्थाएं बनाना। विकास की योजना बनाना, कृषि, उद्योग की शिक्षा में उधार। ये सब चुनौतियों को पूरा कर भारत ने एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के प्रयास में, तो आपको जानकारी के लिए बता दो, ये उत्तर सीधा परीक्षा में आता है। ये जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको यूं मान के चलो ये पेपर में छपने वाला है। रियासतों को भारत में शामिल किया गया, धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया, लोकतांत्रिक चुनाव कराए, भाषाई राज्यों का निर्माण, मजबूत केंद्रीय शासन, 5 वर्षीय योजनाएं और विकास कार्यक्रम। तो इसी के बाद मास्टर 2 यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये वो मास्टर आंसर है, ये आंसर है जो छोटे प्रश्न के किसी भी उत्तर में आप लिख देंगे तो चल जाएगा। तो स्वतंत्र भारत की मुख्य चुनौतियां एकता, विकास, लोकतंत्र है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको दोहराना है। शरणार्थी संकट, 80 लाख लोगों को बसाना, कितने लोगों को बसाएगा ऐसा पूछ सकते हैं लगभग, या प्रश्न के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रियासतों का विलय, पटेल ने, वीपी मेनन ने। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 में। कश्मीर भारत में शामिल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अपना अध्याय 1 कंप्लीट हो चुका है। हम आगे की बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ। तो अध्याय 2 में है अपना, तो अध्याय 2 है अपना एक दल के प्रभुत्व का दौर। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा अध्याय है अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो बिना देर किए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट। हाँ, एक दल के प्रभुत्व से क्या मतलब है, भारत में ये कैसे बना? तो एक दल के प्रभुत्व का अर्थ है ऐसी राजनीतिक स्थिति जहां की पार्टी लंबे समय तक चुनावों में लगातार जीतती रहे और राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सरकार उसी की बने। भारत में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी का देश में सबसे मजबूत संगठन था। आज़ादी की लड़ाई के कारण
जनता में कांग्रेस पर भरोसा था। बड़े नेता नेहरू, पटेल, आजाद आदि भी कांग्रेस में थे। इसलिए 1952, 1957, 1962 के चुनाव में कांग्रेस लगातार भारी बहुमत से जीती और भारत में एक दल का प्रभुत्व स्थापित हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी के साथ और इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व के मुख्य कारण लिखिए। तो आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस की बड़ी भूमिका, देश में मजबूत संगठन और हर राज्य में नेटवर्क, नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता, विपक्षी पार्टियों की कमजोरी और बिखराव, इन कारणों से कांग्रेस कई वर्षों तक राष्ट्रीय राजनीति पर हावी रही। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। इस दौर में विपक्ष कमजोर क्यों था? तो आज़ादी के बाद विपक्ष पार्टियां नहीं थीं और उनके पास ने तो मजबूत संगठन था, ने आर्थिक संसाधन। देश की अधिकतर जनता कांग्रेस को ही आज़ादी से जोड़कर देखती थी। विपक्षी दलों की विचारधाराएं अलग थीं और एक दूसरे से मिलकर नहीं चलते थे। इसलिए वे कांग्रेस के सामने प्रभावी चुनौती नहीं दे पाए। ये भी कारण था कि कांग्रेस का प्रभुत्व लंबे समय तक चलता रहा। इसी के साथ अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1967 के चुनाव को भारतीय राजनीति में टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता था? तो क्यों कहा जाता है, हम अभी देखते हैं। तो देखते हैं क्यों कहा जाता है। तो 1967 का चुनाव पहली बार था जब कांग्रेस को पूरे देश में गहरा झटका लगा। कई राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, केरल आदि में कांग्रेस सत्ता खो बैठी। केंद्र में भी कांग्रेस का बहुमत घट गया। पहली बार गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बनी। यही बदलाव भारत की बहुदलीय राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका अगला क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली से क्या अभिप्राय है? कांग्रेस प्रणाली का मतलब है एक ऐसा राजनीतिक ढांचा जिसमें कांग्रेस केंद्र में रहती है और सभी छोटे दल उसके इर्द गिर्द राजनीति करते थे। इसमें कांग्रेस के भीतर ही अनेक धड़े थे जो देश की विविधताओं को संभालते थे। इसे कांग्रेस डेमोक्रेसी सिस्टम भी कहा जाता है। और इसी के साथ ही अगला प्रश्न, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगले चैप्टर का है। तो अगला चैप्टर का नाम है, ठीक है दोस्तों, पर दूसरा पार्ट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। ध्यान से सुनना, ये सीधे एग्जाम में आता है। अगर नोट्स बना रहे हो तो ये लाइन जरूर लिख लेना। यही एग्जाम नियर सबसे ज़्यादा देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लाइनें दी रखी है वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें ध्यान बनाए रखना। तो हम चलते हैं नियोजित विकास की राजनीति। भारत में नियोजित विकास क्यों आवश्यक था? क्योंकि आज़ादी के समय भारत गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहा था। उद्योग कम थे, कृषि में उत्पादकता भी बहुत कम थी। ऐसे में देश के संतुलित विकास के लिए एक ठोस योजना की जरूरत थी। इसलिए भारत में 5 वर्षीय योजनाओं को अपनाया ताकि कृषि, उद्योग, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक व संगठित रूप से विकास किया जा सके। यही नियोजित विकास की मूल भावना थी। अब दूसरा क्वेश्चन, नियोजन आयोग क्या था, इसकी भूमिका क्या थी? नियोजन आयोग 1950 में बनाया गया एक केंद्रीय निकाय था जिसका कार्य देश के लिए 5 वर्षीय योजना बनाना था। इसकी मुख्य भूमिका है देश की आर्थिक जरूरतें पहचानना, विकास के लक्ष्य तय करना, संसाधनों का उचित बंटवारा करना, योजनाओं के परिणाम की समीक्षा करना। तो इसके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3, मिश्रित
मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? भारत ने इसे क्यों अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सरकार क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। भारत ने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि सिर्फ सरकार पर निर्भर रहने से आर्थिक विकास सीमा होता है और पूरी तरह निजीकरण से असमानता बढ़ती है। इसलिए दोनों को संतुलित रखकर विकास करने का मॉडल चुना गया। इस मॉडल ने भारत में उद्योग, बैंकिंग और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति क्या थी? इसके दो प्रमुख प्रभाव लिखिए। तो हरित क्रांति का उत्तर तो हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुआ ऐसा कृषि सुधार अभियान था जिसमें नई किस्म के बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई और ट्रैक्टरों का उपयोग बढ़ाया गया। प्रभाव: गेहूं चावल उत्पादन तेजी से बढ़ा और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ। किसानों की आय बढ़ी, लेकिन छोटे और बड़े किसानों में आर्थिक असमानता बढ़ी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 वर्षीय जिसे हम पंचवर्षीय योजनाओं का भारत के विकास में क्या योगदान रहा? भारत की 5 वर्षीय योजनाओं ने भारत को मजबूत बनाने में गहरी भूमिका निभाई। इन योजनाओं ने कृषि में उत्पादन बढ़ाया, बड़े बांध, सड़कें, बिजली की परियोजनाएं बनाई और कई सार्वजनिक उपकरण स्थापित किए। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुए। इससे भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थिर और मजबूत हुई तथा आधुनिक विकास की नींव पड़ी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम आगे के अध्याय में आ चुके हैं। वो अध्याय कंप्लीट है। उस अध्याय में उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो अब अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कूटनिरपेक्ष वाला। कूटनिरपेक्षता क्या है? भारत ने इसे क्यों अपनाया? कूटनिरपेक्षता ऐसी विदेश नीति है जिसमें कोई देश की महाशक्ति के सैन्य गुट में शामिल नहीं होता। आज़ादी के बाद विश्व 2 गुटों में अमेरिका और सोवियत संघ में बटा हुआ था। भारत ने किसी एक पक्ष में जाने की बजाय स्वतंत्र नीति अपनाई। भारत ने इसे अपनाने के कारण अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाना, 2 शक्तियों से समान दूरी पर रहते हुए लाभ लेना, युद्धों एवं तनाव से दूर रहकर शांति को बढ़ावा देना, विकासशील देशों की एकता मजबूत करना। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत चीन संबंधों में 1962 का युद्ध क्यों हुआ? भारत और चीन के बीच सीमा LAC को लेकर विवाद था। चीन ने एक्साई चीन क्षेत्र में कब्जा कर रखा था और भारत हिंदी चीनी बाई नीति पर चलता रहा। अचानक 1962 में चीन ने हमला कर दिया। परिणाम क्या हुए इसके? तो भारत को हार मिली और चीन के प्रति अविश्वास बढ़ा भारत का, और भारत ने सेना को मजबूत किया। ये 3 कारण है, आप लिख सकते हैं इस वाले प्रश्न में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और भारत रूस सोवियत संघ संबंधों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। भारत रूस संबंधों की मुख्य विशेषताएं लिखनी है इसमें। तो मैं बताता हूँ। भारत और रूस के संबंध परंपरागत रूप से मजबूत रहे। रूस ने औद्योगिक विकास में भारत की मदद की। रक्षा क्षेत्र में मिसाइल, पनडुब्बी और हथियार तकनीकी बनाई। 1971 के भारत पाक युद्ध में रूस ने भारत का साथ दिया। और चौथा पॉइंट है, दोनों ने शांति, विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग किया। ये संबंध आज भी भारत की सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत नेपाल संबंधों की 2 प्रमुख समस्याएं बताइए। तो सीमा विवाद, खासकर काला पानी
निपुलेख लिप्यधुरा नक्षत्र, राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप। नेपाल कभी कभी भारत पर दखलंदाजी का आरोप लगाता है, फिर भी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बहुत घनिष्ठ थे। भारत की विदेश नीति में पंचशील सिद्धांतों की क्या भूमिका थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। पंचशील सिद्धांत भारत और चीन द्वारा 1954 में अपनाए गए थे। इसमें 5 बातें शामिल थी। पहली, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारंपरिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। इन सिद्धांतों ने भारत की विदेश नीति को शांति और सहयोग पर आधारित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी का अगला चैप्टर वो अध्याय अपने कंप्लीट हो चुका है। तो इसका अगला अध्याय 5, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली क्या थी? इस चैप्टर का नाम ही है कांग्रेस प्रणाली, यानी कि ये चैप्टर प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम देखते हैं। तो कांग्रेस प्रणाली क्या थी? आज़ादी के बाद लगभग 2 दशक तक भारत में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा बना रहा। इन स्थिति में कांग्रेस प्रणाली इस स्थिति को कांग्रेस प्रणाली कहा गया। मुख्य विशेषताएं: कांग्रेस हर चुनाव में भारी बहुमत से जीती थी। केंद्र से लेकर राज्यों तक शासन लगभग पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में था। विपक्ष बहुत कमजोर और बिखरा हुआ था। जनता कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के कारण भरोसेमंद मानती थी, इसलिए इसे एक वर्चस्वशाली पार्टी प्रणाली कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2, 1967 के आम चुनाव को भारतीय राजनीति का मोड़ क्यों कहा जाता है? तो 1967 के आम चुनाव को भारतीय राजनीति का मोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1967 का चुनाव पहली बार राजनीतिक बदलाव लेकर आया। मुख्य कारण: कई राज्यों में कांग्रेस हार गई। पहली बार गैर कांग्रेसी संयुक्त मोर्चों सरकारें बनी। कांग्रेस में कांग्रेस का बहुमत कम हो गया। विपक्ष मजबूत और संगठित होने लगा। इसलिए 1967 का चुनाव कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने वाला ऐतिहासिक मोड़ था। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस की चुनौतियों के 3 प्रमुख कारण लिखिए। जनता में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई से असंतोष। 2 नंबर पर है पार्टी के अंदर गुटबाजी और नेतृत्व का विवाद। नंबर 3 पर है विपक्ष दलों का संगठित होकर चुनाव लड़ना। अगर इन तीनों में से आप चौथा भी लिखना चाहो तो कांग्रेस का पुनर्स्थापना हुआ और वे फिर शक्तिशाली बन गया। आगे के हम बढ़ते हैं। प्रश्न 6, कांग्रेस प्रणाली में पुनर्स्थापना का अर्थ है। कांग्रेस के कमजोर होने के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी दोबारा मजबूत होकर सत्ता में लौटी। इससे ही कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कहते हैं। तो ये छठा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब इसका अगला क्वेश्चन, 1969 में कांग्रेस में विभाजन क्यों हुआ? तो चलिए देखते हैं क्यों हुआ। कांग्रेस 2 बड़े समूहों में बट गया। संगठनवादी और इंदिरा गांधी समूह विभाजन के कारण, राष्ट्रपति चुनाव में मतभेद, पार्टी में ऊंचा नीचा नेतृत्व संघर्ष, इंदिरा गांधी द्वारा स्वतंत्र निर्णय लेने की इच्छा, कांग्रेस संगठन पर नियंत्रण की लड़ाई। परिणाम: कांग्रेस 2 भागों में बट गई। ये लाइन आप छोड़ सकते हो, ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। अब अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1971 का चुनाव और गरीबी हटाओ कार्यक्रम क्यों महत्व था? इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो सीधे आम जनता से जुड़ा था।
इसमें उन्हें भारी समर्थन मिला और कांग्रेस को रिकॉर्ड जीत मिली। महत्व: इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत नेतृत्व बहुत लोकप्रिय था, विपक्ष कमजोर पड़ा। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा चैप्टर अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। 1975 में आपातकाल क्यों लगाया? इसी का अगला, 1975 में आपातकाल क्यों लगाया? तो 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया। इसके पीछे कई कारण थे। तो पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद ने इंदिरा गांधी के चुनाव का अवैध घोषित किया। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी का प्रदर्शन हो रहा था। तीसरा है राजनीतिक। इसका अगला हम, जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, बड़े पैमाने पर सरकार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और नंबर 3 पर है राजनीतिक अस्थिरता और हड़तालें। देश में विरोध रैलियां और आर्थिक संकट का माहौल था। सरकार का दावा, आंतरिक खतरा। सरकार ने कहा कि देश की एकता और सुरक्षा का खतरा है। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने आपातकाल लगाया। क्वेश्चन नंबर 2, आपातकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? आपातकाल, ये प्रश्न आ सकता है। नागरिक अधिकार निलंबित हो गए, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई, विरोधी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, केंद्र सरकार का नियंत्रण अत्यधिक बढ़ गया, संविधान में आवश्यक संशोधन किए गए। और ये कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, आपातकाल का भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? आपातकाल ने लोकतंत्र की कमजोरियां और मजबूती दोनों दिखाई। नकारात्मक प्रभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई और विपक्ष और प्रेस को दबाया गया। प्रशासन पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण हो गया। सकारात्मक प्रभाव, लोगों में लोकतांत्रिक अधिकारों के महत्व की समझ बढ़ी। लोगों में लोकतांत्रिक अधिकारों की समझ बढ़ी। लोग चलकर संविधान में ऐसे कदम उठाए गए जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। ये सकारात्मक प्रभाव है और ये नकारात्मक प्रभाव है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख। 1977 का चुनाव भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक क्यों था? आपातकाल समाप्त होने के बाद 1977 का चुनाव हुए। 1977 में चुनाव हुए। आपातकाल समाप्त होने के बाद 1977 में चुनाव हुए। ये महत्वपूर्ण इसलिए था, आपातकाल महत्वपूर्ण इसलिए था, पहली बार केंद्र में कांग्रेस चुनाव हार गई। पहली बार केंद्र में कांग्रेस चुनाव हार गई। कौन हार गई? कांग्रेस। जनता पार्टी सत्ता में आई। लोकतंत्र की ताकत साबित हुई। जनता ने सरकार को बदल दिया। ये साबित हुआ कि भारत में जनता सर्वोच्च है, क्योंकि जनता ही को सरकार का नियंत्रण करती है, कौन सी सरकार लानी है या नहीं लानी है। जनता सरकार क्यों असफल हुई? ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार देख ही लेते हैं। पार्टी के अंदर लगातार विवाद और गुटबाजी, मजबूत नेतृत्व का अभाव, साझा विचारधारा नहीं, सिर्फ विरोध के आधार पर एकता। इसी कारण सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकी। मिनी संविधान, 44वां संविधान क्या है? मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 44वें संविधान संशोधन को मिनी संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम पढ़ लेते हैं, क्या था ये। 1978 में जनता सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया। इस संविधान संशोधन ने आपातकाल के दौरान हुए अवांछित प्रावधानों को हटाया और लोकतंत्र को मजबूत बनाया।
तो वो अध्याय अपना कंप्लीट हो चुका है। आप कॉपी में नोट्स बनाते रहें। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है जो बच्चों की खासकर समझ में नहीं आता है, तो उसका हल ये रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको पढ़ लेना, इसके अलावा कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्षत्रिय आकांक्षाएं क्या होती है? जब किसी राज्य, भाषा, संस्कृति या क्षेत्र के लोग अपनी पहचान, विकास और अधिकारों की मांग करते हैं तो उससे अक्षत्रिय आकांक्षा कहते हैं। क्या है? जब किसी राज्य, भाषा, संस्कृति या क्षेत्र के लोग अपनी पहचान, विकास, अधिकार मांगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्षत्रिय आकांक्षा कहते हैं। सिंपल है। भारत के क्षत्रिय आंदोलनों की प्रमुख कारण क्या थे? तो इसके कारण हम देखते हैं। भारत विविधताओं वाला देश है, इसलिए कई कारणों से क्षत्रिय आंदोलन उभरते हैं। आर्थिक असमानता, कुछ क्षेत्रों का विकास कम, सांस्कृतिक व भाषाई पहचान, अपनी भाषा संस्कृति की सुरक्षा, राजनीतिक उपेक्षा, केंद्र या राज्य में असंतोष, राज्य गठन की मांग, छोटे राज्यों की आवश्यकता। इन आकांक्षाओं का उद्देश्य अपनी जनता को समान अधिकार और सम्मान दिलाना होता है। पंजाब आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार पंजाब में भी बाढ़ आई थी, तो शायद पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो एक बार इस पर नज़र दोहरा लेना। तो पंजाब आंदोलन 1980 के दशक में उभरा। कारण ये है: धार्मिक पहचान का सवाल, सिख पहचान, धार्मिक पहचान का सवाल था, और आर्थिक असंतोष, कृषि संकट, जल विवाद, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, चरमपंथ और अलगाववादी तत्वों की सक्रियता। स्थिति हिंसक हो गई। बाद में राजीव गांधी लोगोवाल समझौता 1985 के बाद शांति धीरे धीरे स्थापित हुई। असम आंदोलन, इस चैप्टर से आंदोलन के बारे में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको जरूर दोहरा लेना, एक बार जरूर पढ़ लेना। असम आंदोलन क्यों शुरू हुआ? असम आंदोलन 1979 में शुरू हुआ, और मुख्य कारण बांग्लादेश में अवैध घुसपैठ, असम की भाषा और संस्कृति पर खतरा, नौकरी और संसाधनों पर बाहरी लोगों का दबाव। परिणाम: असम समझौता 1985 में हुआ और आंदोलन शांत हुआ। नंबर 5 पर है जम्मू कश्मीर समस्या के 2 कारण लिखिए। तो अनुच्छेद 370 के कारण विशेष दर्ज पर विवाद, पाकिस्तान का हस्तक्षेप का आतंकवाद। नंबर 6 पर है छोटे राज्यों के गठन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? भारत में कई राज्यों ने छोटे राज्य बनाने की मांग की। कारण: बड़े राज्य कुशल, प्रशासन कठिन है। छोटे राज्य होने पर स्थानीय समस्या जल्दी हल होती है। विकास, पहचान और संसाधनों का उचित उपयोग। नए बने प्रमुख राज्य कौन कौन से बने? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ये लाइन लिखना इतना जरूरी नहीं है, आप तो सिंपल ये लिख सकते हो। 7वां क्वेश्चन है मिजो आंदोलन का अंत कैसे हुआ? तो 1986 में मिजो शांति समझौता हुआ। विद्रोही समूह ने हिंसा छोड़ी, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 8वां क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र ने स्तरीय समस्याओं को कैसे हल किया? भारतीय स्तरीय आकांक्षाओं को दमन से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से हल किया। नए राज्यों का गठन, विशेष पैकेज और विकास योजनाएं, शांति समझौता, सांस्कृतिक पहचान को मान्यता। इससे राष्ट्र की एकता और लोकतंत्र दोनों मजबूत हुए। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, इसका अगला अध्याय देखते हैं। भारतीय राजनीति में बदलाव। 1989 में भारतीय राजनीति में कौन से बड़े बदलाव आए? तो 1989 के बाद भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिए। कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त, 40
साल की एक दलीय राजनीति खत्म होकर गठबंधन युग शुरू हुआ। गठबंधन राजनीति कई दल मिलकर सरकार बनाने लगी। क्षेत्रीय दलों का उदय डीएमके, टीडीपी, एसपी, बीएसपी, शिवसेना, अकाली दल जैसे दल राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली बने। जाति आधारित राजनीति का बढ़ना, सामाजिक न्याय आंदोलन, ओबीसी, एससी, एसटी की राजनीति। 5वां पॉइंट है आर्थिक उदारीकरण। नई आर्थिक नीति के कारण बाजार आधारित अर्थव्यवस्था शुरू हुई। इन बदलावों में भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। गठबंधन राजनीति क्या है? जब कोई एक बहुमत नहीं पाता और दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन राजनीति कहा जाता है। ये 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। क्षेत्रीय दलों का महत्व क्यों बढ़ा? भारत में विविधता बहुत है। भारत संस्कृति, जाति, क्षेत्र आदि, इसलिए ये क्षेत्रीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। क्षेत्रीय दल अपने राज्य की समस्याओं को केंद्र में उठाते हैं। गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए 1990 में बाद क्षेत्रीय में दल बहुत मजबूत हुए। तो इसका आगे देखते हैं इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये रहे, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हो। क्योंकि लंबा वीडियो एंड लंबी क्लास है तो मेरा गला भी दर्द करने लग गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें। अब आगे एक किताब अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये किताब शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके कोई दोस्त या सहेली हो तो उसको ये क्लास ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि उसकी भी एग्ज़ाम अच्छी हो जाए, क्योंकि उसको भी एग्ज़ाम से डर लग रहा होगा। तो इतना भला जरूर कर देना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी मास्टर आंसर दिए गए हैं। हर बड़े प्रश्न का एक ही समाधान। जो भी बड़े प्रश्न आए इस चैप्टर से उसका एक ही समाधान ये रहा। ये आंसर लिख देना, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर से कोई सा भी प्रश्न आ जाए, बड़ा प्रश्न 4 या 5 या 8 नंबर का, जो भी ये रहा 5 या 8 नंबर का, कोई सा भी ये आंसर लिख देना, आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाएंगे। इसका अगला चैप्टर देखते हैं। प्रश्न देखते हैं 2 मार्क्स के सबसे पक्के प्रश्न। तो ये रहे, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये 1 नंबर वाले हैं। तो स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकीकरण। भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल। कश्मीर पर कब काबुली हमला हुआ? अक्टूबर 1947। भारत में कुल रियासतें कितनी थी? लगभग 565। जूनागढ़ में किसके द्वारा जनमत संग्रह हुआ? भारत सरकार। बहुत छोटे जो सत्यम आ सकते हैं या रेगिस्तान में आ सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट याद कर लेना। इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 2, जिसमें 5 और या 8 नंबर का एक बड़ा प्रश्न बनेगा, जिसका आंसर ये रहा। ये यहाँ तक ये वाला, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इस वाले चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनेगा। कोई सा भी प्रश्न आए तो ये आंसर लिख देना। और टर्निंग पॉइंट ये रहे, प्रश्न पढ़ते ही आपको ये लाइन याद आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो स्क्रीनशॉट ले इसका। कोई सा भी प्रश्न आ जाए, मैं बोल रहा हूँ कोई सा भी, 4 नंबर 5 नंबर जितना भी, तो ये निबंधात्मक प्रश्न में ये लिख दो, आपकी 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर के वाले प्रश्न ये रहा। एक पहला, एक दल प्रभुत्व क्या है?
जब एक ही राजनीतिक दल लंबे समय तक चुनाव जीतकर सरकार बनाता रहे उसे एक दल प्रभुत्व कहा जाता है। भारत में ये स्थिति 1947 से 1967 तक रही। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ एक ही क्लास, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है किताब से, संजीव से, कुछ भी। सिर्फ स्क्रीनशॉट लो, रिवीजन करो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, जितना आपको टाइम मिले, फिर एग्जाम देने चले जाओ। 100 में से 100% इन्हीं में से ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको मैंने पहले ही बोल दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये अध्याय 3 है। अध्याय 3 में अब ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा गला खराब हो गया है। ये रहा अध्याय 3, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जिस अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र सरकार और कुछ निजी क्षेत्र के नियंत्रण में हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हरित क्रांति क्यों शुरू हुई? खाद्यान्न की कमी दूर करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति शुरू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास को मजबूत करना। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है? ये एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। और एक चैप्टर का आपको मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय 4 आ चुका है। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और अगली मैराथन क्लास आपको किस वीडियो पर चाहिए वो भी बता देना। स्क्रीनशॉट ले जल्दी जल्दी। तो इसके अगले वाले क्वेश्चन ये रहे इसी चैप्टर के। इसके आगे बढ़ते हैं हम। भारत चीन के संबंध क्यों खराब हो चुके हैं? तो भारत पर हमला किया गया जिससे विश्वास खत्म हो गया। इसके हम स्क्रीनशॉट ले और आगे बढ़ते हैं हम, अध्याय 5। आगे बढ़ते हैं, आप इनकी जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके पढ़ सकते हैं। तो ये फिर ये ना, तो ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका अगला चैप्टर देखते हैं हम, चैप्टर नंबर 6। इसी के बाद एक लास्ट चैप्टर हमारा और है, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ये मास्टर आंसर दिए, मास्टर आंसर यानी कि कोई सा भी प्रश्न आ जाए उसका आंसर है। तो पर्यावरण संकट क्या है, कारण बताइए। इसके अलावा कोई सा भी प्रश्न आ जाए इस वाले चैप्टर से तो ये वाला आंसर लिख देना, आपका 100% सही होगा। इसे ये ऊपर लिखा हुआ ना मास्टर आंसर, तो इस ये वाले मास्टर आंसर और भी चैप्टर के या और किसी और टॉपिक पर चाहिए तो आपको ज़रूर बता देना। और विषय में भी कोई सी भी कक्षा हो सब के लिए बनाऊंगा, लेकिन कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये आगे वाले प्रश्न हैं, इसी के साथ स्क्रीनशॉट लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहे 4 नंबर वाले, इसी चैप्टर के 4 नंबर वाले के लिए मास्टर आंसर। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत क्या है, ये आ सकता है ओजोन परत। जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से बढ़ती है? CO2 से। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य भविष्य को सुरक्षित रखना। ओजोन परत किसे रोकती है? UV विकिरण को। चैप्टर नंबर 7 एंड लास्ट एंड फाइनल। ये क्लास आप जो दूसरों को जरूर शेयर कर देना, इम्पोर्टेंट क्लास आपके दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपको इतनी बार बोल दिया है, प्लीज़। इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 2 दिन की मेहनत से ये वीडियो बनाए हैं आपके लिए। और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए या किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो भी ज़रूर बता देना कमेंट में। तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आपको मेरी आवाज़ दिखाई दे रही होगी, गला ख़राब हो चुका है।
ये रहे मास्टर आंसर। 4 मार्क्स के जो भी आए इस चैप्टर से उसके मास्टर आंसर ये रहे। स्क्रीनशॉट लेते रहे। आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। फिर ये ज़रूर कर देना, क्या इसे क्या बोलते हैं, लाइक, और ये करना तो भूलना ही मत। और आपका मन करे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। फिर मिलेंगे इस दिलखुश क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। आपका एग्ज़ाम शुभ हो। तो दोस्तों, आज की मैराथन क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न उत्तर आसान भाषा में समझ आ गए होंगे और पूरा सिलेबस अब साफ हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना कि अगली मैराथन क्लास किस चैप्टर्स पर हो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तैयारी एक भी दिन मिस ना हो। मैं दिलखुश उस्ताद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।